नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। दोस्तों, आज मुख्य विषय के रूप में मैं बात करूंगा आप सबसे वैक्सीन डिप्लोमेसी पर। और इसके बाद आखिरी में हम थोड़ी थोड़ी चर्चा करेंगे अमेरिका में जो अभी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने शपथ ली है और नवाचार सूचकांक पर। तो आइए शुरुआत करते हैं वैक्सीन डिप्लोमेसी पर। हालांकि मैंने यहां जिस शब्द का प्रयोग किया है दोस्तों वो है वैक्सीन डिप्लोमेसी, लेकिन भारत इस शब्द का जो अर्थ के रूप में लेकिन भारत जिस रूप में इस शब्द का प्रयोग कर रहा है वह शब्द है वैक्सीन मैत्री। मैत्री अंग्रेजी में यह है वैक्सीन डिप्लोमेसी। एक बात शुरुआत में मैं आपको स्पष्ट करना चाहूंगा कि जब हम डिप्लोमेसी की बात करते हैं तो बोलचाल की भाषा में यह एक प्रकार का निगेटिव शब्द बन गया है। हिंदी में कभी कभी इसके लिए कूटनीति शब्द का प्रयोग कर लिया जाता है। वह बड़ा कूटनीतिज्ञ है। खासकर मुझे लगता है कि हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं हमारे चाणक्य महोदय बैठे हुए हैं, क्योंकि चाणक्य महोदय ने राज्य व्यवस्था पर आपको मालूम है कि बहुत विस्तार के साथ लिखा है। तो उसमें हमें ऐसा लगने लगता है कि किसी भी हालत में बस जीत होनी चाहिए, तो उसके लिए हमने शब्द दे दिया कूटनीति, और कूट शब्द को हमने बहुत अच्छे से ग्रहण नहीं किया। तो पहली बात तो ये फ्रेंड्स कि जो डिप्लोमेसी शब्द है इसे आप सकारात्मक रूप में लें। बेसिकली डिप्लोमेसी है क्या? देखिए, जब आप इंडियन फॉरेन सर्विस में सेलेक्ट होंगे तो इनफैक्ट आप डिप्लोमेट ही बनेंगे। जो डिप्लोमेसी करे वो डिप्लोमेट। जो डिप्लोमेसी है, देखिए, जब हमें किसी दूसरे देश से संबंध स्थापित करना है, उस पर प्रभाव जमाना है, या यूं कह लीजिए कि उसे अपनी बात मनवानी है, तो हम क्या करेंगे? पहले क्या होता था? सीधी सी बात है, हमारे पास शक्ति है, युद्ध करो, दबाव डालो, प्रेशराइज करो। आजकल थोड़ा सा और बदल गया कि प्रोपेगंडा करना शुरू कर दो, तो प्रोपेगंडा से हम शायद कुछ जीत लें। तो फोर्सफुली जब हम अपनी बात मनवाते हैं, चाहे अटैक करके मनवाएं, चाहे प्रोपेगंडा के जरिए मनवाएं, चाहे शक्ति के आधार पर मनवाएं, तो ये एक प्रकार की डिप्लोमेसी के अगेंस्ट है। डिप्लोमेसी यहां जो शब्द है उसका मतलब है कि हम इन तरीकों को छोड़कर शक्ति का रास्ता छोड़ रहे हैं, प्रोपेगंडा का रास्ता छोड़ रहे हैं। इन सब का रास्ता छोड़कर हम बाकायदे शांति का रास्ता अख्तियार कर रहे हैं। शांतिपूर्ण तरीके से हम अपने प्रभाव का विस्तार कर रहे हैं। तो इस शांतिपूर्ण तरीके में क्या हो सकता है? हम कुछ उनकी बात मान रहे हैं, उनके विकास में सहयोग कर रहे हैं, उन जरूरत पड़ने पर उनकी मदद कर रहे हैं, उनसे अपने संबंधों को बेहतर बनाए रखते हैं, उनसे लगातार बातचीत हो रही है, आदान प्रदान हो रहा है। तो इस तरीके से हम उन देशों के साथ अपने संबंधों को बेहतर बना रहे हैं। और ये जो संबंध बेहतर बनाने के जो तरीके हैं, इसे ही कहा जाता है एक प्रकार से डिप्लोमेसी। तो यहां जब हम वैक्सीन डिप्लोमेसी की बात कर रहे हैं तो सीधी सी बात है कि कैसे वैक्सीन के माध्यम से हम दूसरे देशों से अपने संबंधों को बेहतर बना रहे हैं। बस कुल मिलाकर के, या यूं कह लीजिए कि दूसरे देशों के मन में किस तरीके से हम अपने देश के प्रति सकारात्मक भाव पैदा कर रहे हैं, है ना। उनके मन में एक प्रकार का आभार भाव पैदा कर रहे हैं कि वो आभार प्रदर्शन करें। आप देखिए कि जैसे मालदीव को अभी वैक्सीन भेजी गई, तो मालदीव के जो राष्ट्रपति उन्होंने बाकायदे ओपनली कहा कि भारत के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं। देखिए, कोई भी जब आपकी मदद करेगा तो आप उसके प्रति बड़ा ग्रेटफुलनेस फील करते ही हैं। तो दूसरे को अपने प्रति ग्रेटफुलनेस फील कराने का अपना एक जो तरीका है उसे हम कहते हैं डिप्लोमेसी। तो दोस्तों, यहां हम बात कर रहे हैं वैक्सीन डिप्लोमेसी की। जैसे मान लीजिए कि आप अखबारों में पढ़ रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, और अचानक एग्जाम में पहुंचते हैं और देखते हैं कि प्रश्न आया हुआ है वैक्सीन डिप्लोमेसी पर टिप्पणी लिखिए। अब आप क्या करेंगे? ये क्वेश्चन आपको अलग से कहीं मिला नहीं है, इसका उत्तर कहीं से मिला नहीं है, किसी अखबार में या किसी मैगजीन में आपने नहीं पढ़ा है। अब आपके दिमाग में इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि वैक्सीन डिप्लोमेसी के बारे में फटाफट आपका दिमाग सोच ले कि हाँ, इसमें मुझे क्या क्या लिखना है, कहाँ कहाँ लिखना है, कहाँ कहाँ से चीजें लानी है। इसे ही कहते हैं दिमाग को प्रशिक्षित करना, ट्रेंड करना। अब आप अखबार रोज पढ़ रहे हैं, और जब आप अखबार पढ़ रहे हैं तो आपको मालूम है कि जो वैक्सीन जो भारत सरकार दूसरे देशों को जो दे रही है, भेज रही है, इसके बारे में, या कह लीजिए कि जो कोरोना के समय में जो कुछ भी हुआ है, भारत क्या क्या कर रहा है, कैसे कैसे उनकी मदद कर रहा है।
आपके दिमाग में वो चीजें कितनी इकट्ठी हैं, और अगर इकट्ठी नहीं है तो अभी आपका दिमाग कितनी तेजी के साथ उनको आपके लिए इकट्ठा कर सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, जब हम वैक्सीन डिप्लोमेसी की यहां बात कर रहे हैं तो देखिए इसके बिल्कुल दो भाग हो जाते हैं। पहला है चाइना वर्सेस इंडिया। चाइना भी वैक्सीन डिप्लोमेसी खेल रहा है, क्योंकि चाइना जो हिंद प्रशांत क्षेत्र है उस पर अपना प्रभाव तेजी के साथ फैलाना चाहता है। और इसके बाद आपको मालूम है कि चाइना दो अपने नीतियों पर काम कर रहा है। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पर है, जिसमें कि वो महासागरों के बीच बीच में जो द्वीप हैं वहां अपने सैन्य अड्डे तैयार करने की कोशिश कर रहा है। और फिर आप वन बेल्ट वन रोड जो इनिशिएटिव है चाइना का, उसके बारे में आप जानते ही हैं। तो चाइना लगातार इन क्षेत्रों में अपना प्रभुत्व जमाने की कोशिश कर रहा है। आप देखिए कि चाइना कैसे अमेरिका को आंखें दिखाने लगा है, तो इतनी बड़ी शक्ति बन रहा है। और भारत को चाइना के इस प्रभुत्व का मुकाबला करना है। इसलिए भी मुकाबला करना है कि भारत के हिंद प्रशांत क्षेत्र जो है उसमें बहुत अपने इंटरेस्ट हैं, सीधे इंटरेस्ट हैं। तो अब भारत अगर चुप बैठेगा तो फिर लूजर होगा। तो भारत को भी फिर कहीं ना कहीं इस तरह की नीतियों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, उपयोग करना पड़ेगा। भारत की एक विदेश नीति का एक बहुत बड़ा आधार रहा है नेबर फर्स्ट, यानी कि हमारे जो पड़ोसी देश हैं वो हमारे लिए सबसे पहले हैं, सबसे महत्वपूर्ण है ना। लुक ईस्ट पॉलिसी एक्ट, ईस्ट पॉलिसी एक्ट, वेस्ट पॉलिसी, ये सब आप पढ़ते रहे। तो नेबर फर्स्ट, तो सीधी सी बात है कि हमारे जितने भी पड़ोसी देश हैं, जिसमें अगर हम चाइना को हटा दें तो बहुत छोटे छोटे देश हैं। बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव, देखिए बहुत ही छोटे छोटे देश हैं। यहां तक कि अफगानिस्तान इधर आप चले जाएं तो इनकी आर्थिक स्थिति इतनी बेहतर नहीं है कि ये किसी संकट को संभाल सकें। तो ऐसे में भारत ने नीति बनाई है कि नहीं, हम एक बड़े भाई की तरह व्यवहार करेंगे और जो भी उनकी मदद हो सकेगी हम मदद करेंगे। तो जब हम वैक्सीन डिप्लोमेसी पर आते हैं और इसमें पूरे कोरोना को समेट लेते हैं तो देखिए कि भारत ने अभी तक क्या किया है। जब कोरोना हुआ तो आप देखिए कि भारत ने इन देशों को दवाइयां भेजी, अपने डॉक्टर्स भेजे, नर्स भेजे, यहां तक कि जो टेस्ट करने के लिए जो किट्स चाहिए थी, पीपी किट्स वगैरह जो होती हैं, ये भारत ने भेजे। यहां तक कि उनके जो डॉक्टर्स, नर्स और जो स्वास्थ्य कर्मी हैं उनको अपने यहां प्रशिक्षण दिया। ये सब भारत ने किया। और यहां तक फिर आपने कुछ समय पहले सुना होगा कि खैर के ये बात शायद दिसंबर लास्ट की या जनवरी की शुरुआत की होगी कि 60 देशों के प्रतिनिधि बकायदे, हमारा जो अब वैक्सीन हब कहलाने लगा हैदराबाद, वहां गए और वहां वैक्सीन बनाते हुए देखा। 60 देशों के प्रतिनिधि, ये कम बड़ी बात नहीं है। वो गए और वहां बकायदे उन्होंने वैक्सीन देखा। और भारत की एक बहुत बड़ी ताकत यह है कि दुनिया का जो वैक्सीन उत्पादन होता है टोटल, उसका 60% सिर्फ भारत कर रहा है। तो हम सबसे ज्यादा वैक्सीन का उत्पादन भी कर रहे हैं, और केवल यही नहीं, हमारे यहाँ के जो वैक्सीन हैं वो सबसे ज्यादा दुनिया में सस्ते भी हैं। तो भारत को चाहिए कि वह इसका इस्तेमाल करे, और बाकायदे भारत इसका इस्तेमाल कर रहा है। तो जब हम इन सब का इस्तेमाल करते हैं तो एक तरह से जियो पॉलिटिकल जो हमारा प्रभाव है वो बढ़ता चला जाता है। भौगोलिक क्षेत्र में हमारा जो राजनीतिक प्रभाव है डेफिनेटली इसकी वजह से बढ़ता है। तो अब आप देख रहे हैं कि बाकायदे नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, मॉरिशस, अफगानिस्तान, सिसेल्स, श्रीलंका, इन सब में लगातार अब वैक्सीन की बात हो रही है। कुछ जगह पर वैक्सीन ऑलरेडी भेजे जा चुके हैं। तो दोस्तों, इसका स्वाभाविक प्रभाव भारत और इन देशों के संबंधों की बेहतरी पर पड़ेगा। एक शब्द इससे पहले आपने और सुना होगा, सैटेलाइट डिप्लोमेसी। ये 2017 की बात है। भारत ने अलग से एक सैटेलाइट ही छोड़ा है, साउथ एशिया सैटेलाइट। साउथ एशिया के देशों को उस सैटेलाइट के जरिए फ्री में मदद दी जाएगी कि मौसम की जानकारी चाहिए, दूसरी जानकारी चाहिए, तो यह भी एक डिप्लोमेसी का हिस्सा है। तो डिप्लोमेसी का मदद है कि दूसरों के मन में अपने प्रति एक सकारात्मक भाव उत्पन्न करना। तो अब आप देखिए कि वैक्सीन के बारे में मैंने जितने पॉइंट्स बताए, ये कोई बहुत नए पॉइंट नहीं है, बहुत अजूबे पॉइंट्स नहीं है कि कहां से आ गई ये, अरे कहां से पढ़ लिया आपने। आपने भी पढ़े हैं, आपने भी पढ़े हैं। उस समय आपने नहीं समझा होगा कि ये बहुत जरूरी है तो उन्हें लिखा नहीं, कोई बात नहीं, नहीं लिखा। लेकिन हमारे दिमाग में ये कैपेसिटी होनी चाहिए कि जब हमारी जरूरत हो तो उस चीजें फटाफट फटाफट हमें मिल जाए। तो दोस्तों, इसे ही कहते हैं मानसिक क्षमता का निर्माण करना। फ्रेंड्स, तो ये थे आज के मुख्य विषय के बारे में। आपने 2-3 और खबरें जो पढ़ी होंगी वो ये है कि अमेरिका में जो बाइडेन साहब हैं उन्होंने 46वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ले ली है।
आप याद रखिएगा ये डेमोक्रेट पार्टी के हैं, है ना। डेमोक्रेट, वहाँ दो मेन पार्टी हैं, डेमोक्रेट और रिपब्लिक। ये डेमोक्रेट हैं, लेकिन हमारे लिए जो एक बहुत महत्वपूर्ण खबर है वो ये है कि कमला हैरिस वहाँ की प्रथम महिला उपराष्ट्रपति हुई हैं। और ये जो कमला हैरिस हैं, इनकी जो माँ थी वो भारत से थी और इनके जो पिता हैं वो जमैका से थे। तो इस तरीके से आप यूं कह लीजिए कि ये एशिया मूल की पहली उपराष्ट्रपति बनी है और महिला के रूप में ही पहली उपराष्ट्रपति। आप सोच करके देखिए कि अमेरिका जो इतना प्रगतिशील राष्ट्र कहलाता है, इतना पुराना डेमोक्रेट स्टेट है, राज्य है, राष्ट्र है, वहां पहली बार कोई महिला उपराष्ट्रपति बनती है। और भारत की तुलना करके देखिए तो आपको समझ में बात आ जाएगी। दोस्तों, नीति आयोग नवाचार सूचकांक जारी करता है। नवाचार जानते हैं आप कि वहाँ क्या क्या नया किया गया, क्या नए आविष्कार हुए, उसको हम कहते हैं नवाचार सूचकांक। तो उसमें कर्नाटक को पहला स्थान मिला। आप जानते हैं कि जो बेंगलोर है वो तो हब ही है, बेंगलुरु। तो स्वाभाविक है कि कर्नाटक को जितने स्टार्टअप हैं और आईटी का सेंटर कर्नाटक बेंगलुरु बन गया है, तो कर्नाटक पहले स्थान पर रहा है, महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर और तमिलनाडु तीसरे स्थान पर। कभी कभी प्री एग्जामिनेशन में इस तरह के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा, पहला कर्नाटक, फिर महाराष्ट्र, फिर तमिलनाडु। ये तीनों सीक्वेंस आपको याद रहने चाहिए। केंद्र सरकार और किसानों के बीच में जो बात चल रही है, अभी केंद्र सरकार ने एक बहुत ही पॉजिटिव कदम उठाते हुए किसानों से ये कहा है कि यदि किसान सहमत हों तो हम बातचीत करते रहेंगे। तो ये जो कृषि कानून 3 जो बनाए गए हैं, इन्हें हम 1-1.5 साल के लिए स्थगित कर सकते हैं, यानी कि इनके क्रियान्वयन को रोक सकते हैं। ये एक पॉजिटिव बात है और शायद अब ऐसा लोगों को लगने लगा है कि इस आंदोलन का कोई एक हल निकल आए। दोस्तों, आज मैं आपको जो न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स प्रोवाइड कर रहा हूं, उसमें बिजनेस स्टैंडर्ड की क्लिपिंग से कमियां बरकरार शीर्षक से जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पर है, और दैनिक भास्कर की एक क्लिपिंग है देश की सुप्रीम अदालत का कार्यपालिकीय हस्तक्षेप। प्लीज़ आप इन दोनों को ध्यान से जरूर देखिएगा। जहां तक ऑनलाइन एडमिशन का सवाल है, तो उसमें एक स्टूडेंट ने एडमिशन लिया है जिनका नाम है धीरेन्द्र सिंह। दोस्तों, ईमेल लिखने वाले आप सभी को धन्यवाद देता हूं और इन्हीं में से कुछ मित्रों के नाम हैं लालजी जायसवाल हैदराबाद तेलंगाना से, मोहम्मद तैयब, सुभाष कुमार ठाकुर बसरा काजी बिहार से, मुकेश यादव महाराजगंज उत्तर प्रदेश से, आर्यव्रत बैनर्जी और अजीत कुमार साहनी रेवती उत्तर प्रदेश से। आप सबका बहुत बहुत आभार। और फ्रेंड्स, इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।